हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का श्री करनी एकेडमी की डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मैं प्रताप सिंह, आपका हिस्ट्री का एजुकेटर, एक बार फिर आपके बीच हाजिर हूँ। और आज हमारा टॉपिक है कक्षा 12 का पाठ 4 का महाराणा कुंभा। क्या है? महाराणा कुंभा टॉपिक है आज हमारा। तो महाराणा कुंभा के बारे में पढ़ेंगे आज हम। ठीक है। अब देखिए कि महाराणा कुंभा मेवाड़ के यानी कि राजपूताना का जो सिरमौर है मेवाड़ के शासकों में महाराणा कुंभा का अपना एक स्थान है। मेवाड़ के प्रमुख रूप से 3 शासकों को याद किया जाता है, यानी कि उनको महत्वपूर्ण माना जाता है। पहला आता है नाम महाराणा कुंभा का, दूसरा आता है राणा सांगा का और तीसरा महाराणा प्रताप का नाम आता है। तो महाराणा कुंभा आपके सिलेबस में है, तो महाराणा कुंभा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। महाराणा कुंभा मेवाड़ ही नहीं, राजस्थान के अपने समय के एक सबसे ताकतवर शासक थे। ठीक है। और इन्होंने कई उपाधियां धारण की थी। तो हम उनके सबसे पहले उपाधियों से संबंधित एक प्रश्न पूछा जाता है, तो हम सबसे पहले इनकी उपाधियों के बारे में देखेंगे महाराणा कुंभा की। ठीक है। तो महाराणा कुंभा की उपाधियां क्या है? पहली उपाधि है अभिनव भट्टाचार्य। पहली उपाधि क्या है? अभिनव भट्टाचार्य। संगीत ग्रंथों का रचयिता होने के कारण, संगीत ग्रंथों का रचयिता होने के कारण, यानी कि इन्होंने संगीत ग्रंथ लिखे हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? अभिनव भट्टाचार्य। फिर है हाल गुरु या शैल गुरु। हाल गुरु या शैल गुरु पहाड़ी दुर्गों का विजेता होने के कारण, पहाड़ी दुर्गों का विजेता होने के कारण इन्हें हाल गुरु या शैल गुरु, इनकी एक दूसरी उपाधि है। फिर है छाप गुरु। छापा मार युद्ध करने के कारण, छापा मार युद्ध करने के कारण इनको क्या कहा जाता है? छाप गुरु। हिंदू सुल्तान, मुस्लिम शासकों को हराने के कारण, मुस्लिम शासकों को हराने के कारण हिंदू सुल्तान कहा जाता है। राय रासो, राणो रास या रासो, राणा रासो है ये, राणा रासो और राय रायण विद्वानों का आश्रयदाता होने के कारण। ठीक है। और अन्य उपाधियां क्या है? अश्वपति, नरपति, दानगुरु, महाराजा धीराज, राजगुरु, परम गुरु, टोडरमल और वीणा वादन प्रवीणेन। ठीक है। तो ये महाराणा कुंभा की क्या है? प्रमुख उपाधियां हैं। तो अभिनव भट्टाचार्य, संगीत ग्रंथ लिखने के कारण, छाप गुरु, छापामार युद्ध करने के कारण। छापामार युद्ध को क्या बोलते हैं? गुरिल्ला युद्ध टेक्निक, वार टेक्निक, गुरिल्ला युद्ध पद्धति, एकाएक आओ, आक्रमण करो और फिर वापस पीछे हट जाओ। इसको क्या बोलते हैं? आगे चल के महाराणा प्रताप ने भी अकबर के खिलाफ ये नीति अपनाई थी और फिर मराठों ने भी मुगलों के खिलाफ ये नीति अपनाई थी। ठीक है। हाल गुरु पहाड़ी दुर्गों का विजेता होने के कारण कहा जाता है। और हिंदू सुल्तान, ये मुस्लिम शासकों को हराने के कारण कहा जाता है। मुस्लिम शासकों को हराने के कारण क्या कहा जाता है? हिंदू सुल्तान कहा जाता है। राय रासो, राणा रासो, राय रायण, ये विद्वानों का आश्रयदाता होने के कारण कहा जाता है। और अश्वपति, नरपति, दानगुरु, महाराजा धीराज, राजगुरु, परम गुरु, टोडरमल, वीणा वादन प्रवीणन, ये इनकी अलग उपाधियां, अन्य उपाधियां हैं। ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए कि महाराणा कुंभा की जीवन की प्रारंभिक कठिनाइयों के बारे में हम चर्चा करेंगे। कुंभा राजा बने, किन परिस्थितियों में बने और उन्होंने इस परिस्थितियों को कैसे टैकल किया, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब देखिए, उससे पहले आपको थोड़ा सा इससे पीछे चलना पड़ेगा। ठीक है। महाराणा कुंभा हम पढ़ रहे हैं। कुंभा के पिता थे मोकल। कौन थे? कुंभा के पिता थे मोकल। और मोकल के पिता थे आपके राणा लाखा। कौन थे? राणा लाखा थे। कुंभा के पिता मोकल, राणा मोकल। राणा के पिता कौन थे? राणा लाखा। इनका विवाह हुआ था जोधपुर की राजकुमारी हंसाबाई से। किससे हुआ था? हंसाबाई। राव चूड़ा की पुत्री थी और रणमल की बहन थी। ये किसकी बहन थी? रणमल की बहन थी। ये याद रखिएगा। और इस शर्त पर विवाह हुआ था कि हंसाबाई से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही मेवाड़ का शासक बनेगा। और कौन बना? मोकल। और राणा लाखा के एक पुत्र और था, उसका नाम था चुंदा।
और इन्होंने क्या किया था कि पिता की इज्जत के खातिर ये सौगंध खा ली कि भाई मैं मेवाड़ की गद्दी पर कभी नहीं बैठूंगा, बल्कि हंसाबाई से जो उत्पन्न पुत्र होगा उसी को मेवाड़ की गद्दी पर बैठाऊंगा। क्योंकि रणमल ने ये शर्त रखी थी कि भाई मैं अपनी बेटी बहन की शादी इसी शर्त पे करूंगा कि इनसे उत्पन्न जो पुत्र होगा वही मेवाड़ का राणा बनेगा। और हंसाबाई से जो पुत्र उत्पन्न हुआ, ठीक है, तो मोकल इसको मेवाड़ का महाराणा बना दिया गया। अब मेवाड़ के महाराणा की हत्या कर देते हैं चाचा मीरा। दो व्यक्ति होते हैं, चाचा और मीरा। ये कौन होते हैं? राणा लाखा की एक पासवान होती है दासी, इनके दो बच्चे होते हैं, चाचा और मीरा। और किसकी सहायता से करते हैं? महपा पंवार की सहायता से करते हैं। किसकी सहायता से करते हैं? महपा पंवार की सहायता से करते हैं। ठीक है, तो चाचा मेरा और महपा पंवार मिलकर किसकी हत्या कर देते हैं? मोकल की। और मोकल का पुत्र कौन होता है? कुंबा। कुंबा होता है। अब क्या होता है कि भाई ये जो हंसाबाई होती है ये क्या सोचती है कि भाई मेरे पुत्र को मार दिया किसने? चाचा मेरा, मोकल को मार दिया। अब मेरा पोता, क्योंकि बेटे का बेटा क्या हुआ? पोता हुआ, पुत्र कुंबा, इसकी जान को भी खतरा है। चाचा मेरा इसे मारकर भी मेवाड़ की गद्दी को हत्या ना ले। तो ये किसको बुलाती है? रणमल को बुलाती है, जोधपुर से। ये कहां का होता है? जोधपुर मारवाड़, जोधपुर से बुलाती है। ठीक है ना? किसको बुलाती है? रणमल। हंसाबाई अपने भाई रणमल को बुलाती है और रणमल मेवाड़ आता है और कुंबा के साथ मिलकर वो चाचा मेरा का क्या कर देता है? वध कर देता है। क्या कर देता है? और महपा पंवार भागकर कहां चला जाता है? मालवा चला जाता है। ये भागकर कहां चला जाता है? मालवा। तो रणमल की सहायता से कुंबा अपने शत्रुओं को क्या कर देता है? मार देता है। शत्रु कौन होते हैं? चाचा मेरा। इसके पिता के हत्यारे कौन होते हैं? चाचा मेरा होते हैं, रणमल। ठीक है, तो इसमें जो राठौड़ी सेना होती है तो इसका नेतृत्व कौन करता है? रणमल करता है। और जो मेवाड़ी सेना होती है, मेवाड़ी सेना यानी कि सिसोदिया सेना, तो उनका नेतृत्व करता है राघव देव। कौन करता है? राघव देव करता है। राठौड़ी सेना का कौन करता है? रणमल करता है। राठौड़ी सेना का नेतृत्व कौन करता है? रणमल करता है, याद रखिएगा। राठौड़ी सेना का नेतृत्व कौन करता है? रणमल करता है। अब क्या होता है कि चाचा मेरा को मार दिया जाता है और किसी बात को लेकर रणमल और राघव देव में, ये राघव देव चुंडा का भाई होता है। चुंडा कौन होता है? राणा लाखा का बड़ा पुत्र, जो पिता की इच्छा को मतलब इज्जत के खातिर राज सिंहासन को त्याग देता है। इसे मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है। ठीक है, तो राघव देव और रणमल में क्या हो जाता है? किसी बात को लेकर विरोध हो जाता है, अनबन हो जाती है। ठीक है, संघर्ष हो जाता है। तो रणमल क्या करता है? राघव देव की हत्या करवा देता है। राघव देव की क्या करवा देता है? हत्या करवा देता है। ठीक है, अब क्या होता है? रणमल क्या करता है? मेवाड़ में राठौड़ सेना को भर्ती करना शुरू करता है। मेवाड़ में मारवाड़ी सेना की भर्ती करना शुरू कर देता है। यानी कि सिसोदियों के गढ़ में राठौड़ों को महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त करना शुरू कर देता है। अब हंसाबाई और कुंबा के मन में डाउट आता है कि भाई रणमल यहाँ पे ज्यादा ताकतवर हो रहा है और मेवाड़ का क्या कर रहा है? राठौड़ीकरण कर रहा है। ठीक है, और ऐसा ना हो कि भाई रणमल कल मेवाड़ को पूरा टेक ओवर कर ले और हमें साइड में कर दे। तो कुंबा क्या करता है कि चुंडा को वापस बुलाता है, चुंडा को भी बुलाता है और महपा पंवार को भी वापस बुला लेता है। क्या कर लेता है? चुंडा को वापस बुला लेता है और महपा पंवार को भी क्षमा कर देता है और उसे बुला लेता है वापस। और फिर क्या करते हैं कि भाई रणमल की हत्या कर देते हैं। रणमल की क्या कर देते हैं? ये हत्या कर देते हैं। किसकी सहायता से? इसकी एक प्रेमिका होती है भारमली की सहायता से। इसकी एक प्रेमिका होती है भारमली। तो भारमली क्या करती है? रणमल को शराब पिलाकर उसको बेहोश कर देती है और बाद में इसको मार दिया जाता है रणमल को। और रणमल का जो पुत्र होता है राव जोधा,
ये मेवाड़ से भागकर रात को मारवाड़ आ जाता है और बाद में इनके बीच में संघर्ष चलता है और बाद में आगे चल के हंसाबाई की मध्यस्थता से जोधा और कुंभा में संधि हो जाती है। ये राव जोधा पुत्र है, अकबर वाले जोधा भाई मत समझ लीजिए, रणमल का पुत्र राव जोधा जिसने जोधपुर नगर बसाया था 1459 ईस्वी में, मेहरानगढ़ दुर्ग बनाया था, याद रखिएगा, ठीक है। तो राव जोधा, तो अब क्या होता है कि भाई एक तो महाराणा कुंभा शासक बना, पिता की मौत का बदला ले लिया और रणमल को भी साइड में कर दिया, ठीक है। अब इसका संघर्ष किससे होता है? मालवा से होता है। किससे होता है? मालवा से संघर्ष। और मालवा का शासक कौन होता है उस समय? महमूद खिलजी प्रथम। कौन होता है? महमूद खिलजी प्रथम होता है। और संघर्ष के कारण क्या होते हैं कि भाई 1435 ईस्वी में मालवा के शासक होसंग शाह की मृत्यु हो गई। मालवा के शासक होसंग शाह की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। और उनके एक मंत्री महमूद खिलजी ने शासन पर अधिकार कर लिया। इस पर होसंग शाह के पुत्र उमर खान ने कुंभा से सहायता की मांग की और कुंभा की सहायता से उमर खान ने मालवा के एक भाग सारंगपुर पर अधिकार कर लिया था, ठीक है। तो ये एक कारण हो गया। क्या हो गया? एक कारण हो गया। क्या कारण है कि भाई मालवा का शासक होता है होसंग शाह, उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसका एक मंत्री होता है महमूद खिलजी, वो मालवा का शासक बन जाता है। किसके नाम से? महमूद खिलजी प्रथम के नाम से। और होसंग शाह का जो पुत्र होता है उमर खान, ये कुंभा के पास जाता है और कुंभा की सहायता से वो सारंगपुर पर अधिकार कर लेता है, ठीक है। तो पहला कारण ये हो गया। दूसरा, मालवा के सुल्तान द्वारा महाराणा कुंभा के विद्रोहियों को शरण देना। आपको पता, मुगल की हत्या करने वाले चाचा मेरा और मेहपा पंवार भागकर कहाँ जाता? मालवा। और मेरा का पुत्र भी आ जाता है मालवा और वो क्या करते हैं? मालवा के सुल्तान उनको अपने यहाँ शरण देता है। क्या देता है? अपने यहाँ पे शरण देता है। तो कुंभा उनकी मांग करता, वो देने से मना कर देता, तो ये भी एक कारण हो गया। और फिर आता है दोनों का पड़ोसी होना और साम्राज्यवादी नीति महत्वाकांक्षा। अब ये एक तरफ आपके मेवाड़ राज्य है, ये इधर क्या है? ऐसे मेवाड़ राज्य है और ये इधर ऐसे मालवा राज्य है। तो दोनों की सीमाएं एक दूसरे को स्पर्श कर रही है और दोनों ये चाहते हैं कि भाई मैं इधर विस्तार करूं और मेवाड़ चाहता है कि मैं इधर विस्तार करूं। महत्वाकांक्षा, साम्राज्य की सीमाओं को बढ़ाने की जो आशा है वही क्या है? साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा है। और दोनों ये चाहते थे कि हम अपनी सीमाओं का विस्तार करें, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो सारंगपुर का युद्ध होता है दोनों के बीच में। कब होता है? 1437 ईस्वी में होता है। दोनों के बीच में कौन सा युद्ध होता है? 1437 ईस्वी में सारंगपुर का युद्ध होता है। ये किसके बीच में होता है? कुंभा और मालवा शासक महमूद खिलजी प्रथम के मध्य होता है। कुंभा ने सुल्तान को बंदी बना लिया था। किसको? महमूद खिलजी प्रथम को बंदी बना लिया था और 6 महीने तक अपने पास कैद में रखा था। 6 माह तक कैद में रखा था, लेकिन बाद में छोड़ दिया, ठीक है। ये उस महाराणा कुंभा की उदारता का परिचय था और इसका वर्णन किस में मिलता है? कुंभलगढ़ प्रशस्ति में मिलता है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति में मिलता है। और महमूद खिलजी को सारंगपुर के युद्ध में हराया था, पराजित किया था और बंदी भी बनाया था। महमूद खिलजी ने इसे अपना अपमान समझा और कुंभा से बदला लेने के लिए उसने मेवाड़ पर 5 बार आक्रमण किए। इसके अलावा 5 बार और आक्रमण आया, लेकिन हर बार उससे असफल होकर खाली हाथ लौटना पड़ा। और एक बार कहते हैं उसने केलवाड़ा का जो मंदिर है उसे तोड़कर उसके टुकड़े कसाईयों को दे दिए थे। कुंभलगढ़ को जीत नहीं पाया। कुंभलगढ़ से जस्ट पहले आता है केलवाड़ा, ठीक है। वहां पे माता का मंदिर था, तो गुस्से में क्या कि मैं कुंभलगढ़ को जीत नहीं पा रहा, खुन्नस निकालने के लिए मंदिर को तोड़ के उसकी मूर्तियां किसको दे दी? टुकड़े कसाईयों को मीट तोड़ने के लिए दे दिए, ठीक है। तो ये था सारंगपुर का युद्ध। अब सारंगपुर युद्ध की याद में उसने क्या बनाया था? विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ। कहां पर है ये? चित्तौड़गढ़ में। और कब से कब तक? 1440 से 1448 ईस्वी इसका निर्माण बनने में समय लगा। इसका निर्माण कुंभा ने सारंगपुर विजय की याद में कराया था। ये आपके मोस्ट से कई बार पूछा भी जाता है, ठीक है। इसका निर्माण कुंभा ने सारंगपुर विजय की याद में करवाया था। 9 मंजिला, 122 फीट ऊंचा और 157 सीढ़ियां और चौड़ाई है 24 फीट। क्या है? 24 फीट है।
तो ये जो इमारत है विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ जिसे कहते हैं, तो ये कितना मंजिला है? 9 मंजिला है। और 9 मंजिलों की हाइट कितनी है? 122 फीट है। और अभी अगर वर्तमान की बात करें तो ये कितनी होगी? 120 फीट, क्योंकि 1857 के लगभग इस पर बिजली गिर गई थी और महाराणा स्वरूप सिंह ने इसका पुनर्निर्माण कराया था, तो 2 फीट हाइट कम हो गई थी इसकी। ठीक है, और सीढ़ियां कितनी है? 157 सीढ़ियां, और चौड़ाई कितनी है? 24 फीट। प्रधान शिल्पी कौन था? कारीगर कौन था भाई प्रधान शिल्पी? तो जेता और उसके 3 पुत्र थे, नापा, पोमा, पुंजा, ये उसके 3 पुत्र थे। तो चारों ने मिलकर इसकी कारीगरी की है। किसकी? विजय स्तंभ की। और किसने बनाया? महाराणा कुंभा ने। कब से कब तक? 1440 से 1448 ईस्वी तक बनाया था। क्यों बनाया था? कि सारंगपुर के युद्ध में इसने मालवा के शासक महमूद खिलजी को पटक पटक के धोया था, इस खुशी में बनाया था। ठीक है, आगे देखते हैं। अनेक हिंदू देवी देवताओं की कलात्मक प्रतिमाएं उत्कीर्ण होने के कारण विजय स्तंभ को हिंदू मूर्ति कला का अनमोल खजाना, भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश और अजायब घर कहा जाता है। ठीक है, अजायब घर, मूर्तियों का अजायब घर भी कहा जाता है। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने इसे हिंदू देवी देवताओं से सजाया हुआ एक व्यवस्थित संग्रहालय कहा है। ठीक है, गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने पौराणिक देवताओं के अमूल्य कोष की संज्ञा दी है। ठीक है, महाराणा स्वरूप सिंह के समय इस पर बिजली गिर गई थी, तो इसका पुनर्निर्माण करवाया 1857 में, और ऊंचाई थी उस समय 120 फीट। ठीक है, आगे देखते हैं। अभिनव भारत नामक संस्था के सदस्य को, प्रत्येक सदस्य को इसके नीचे देशभक्ति की, त्याग की, बलिदान की शपथ लेनी पड़ती थी। यानी अभिनव भारत संस्था की स्थापना किसने की थी? 1904 ईस्वी में वीडी सावरकर ने की थी। किसने की थी? विनायक दामोदर सावरकर ने। और इसकी एक शर्त यह थी कि यदि आपको इसका मेंबर बनना है, इस संस्था का, अभिनव भारत का, तो आपको विजय स्तंभ के नीचे जाके देशभक्ति की, त्याग की, बलिदान की, कुर्बानी की शपथ लेनी पड़ती थी, ईमानदारी की। तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह लिखा है अरबी भाषा में। ठीक है, इसकी जो तीसरी मंजिल है इस पर 9 बार अल्लाह लिखा है अरबी भाषा में। 8वीं मंजिल पर कोई मूर्ति नहीं है। 8वीं मंजिल पर कोई भी मूर्ति नहीं है। बाकी जितने भी मंजिलें हैं सबके चारों तरफ मूर्तियां बनाई हुई है, इसीलिए तो क्या बोलते हैं? मूर्तियों का विश्वकोश, मूर्तियों का अजायब घर कहते हैं। ठीक है, विजय स्तंभ पर 1949 को डाक टिकट जारी हुआ था। ये राजस्थान की पहली इमारत है जिस पर डाक टिकट जारी हुआ था, ये बात याद रखिएगा। 1949 पर इस पर डाक टिकट जारी हुआ विजय स्तंभ पर, और ये राजस्थान की पहली इमारत है। विजय स्तंभ राजस्थान पुलिस और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह है, याद रखिएगा। विजय स्तंभ क्या है? राजस्थान पुलिस और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह है, याद रखिएगा। ठीक है ना। और 9वीं मंजिल पर अत्रि और महेश, 2 विद्वान हैं, द्वारा रचित कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, जिन पर राजाओं की वीर गाथाएं लिखी जाती है पत्थरों पर, तो उसको क्या बोलते हैं? प्रशस्ति। तो इसकी 9वीं मंजिल पर कौन सी प्रशस्ति है? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। इसकी रचना किसने की है? अत्रि और महेश। और इन दोनों को क्या बोलते हैं? संयुक्त रूप से अभी कवि कहते हैं। क्या बोलते हैं? अभी कवि। और इसके शिल्पी कौन थे? जेता और उसके 3 पुत्र नाम्पा, पुम्मा, पोंजा। ठीक है, तो ये इसके तीनों पुत्र थे। तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह लिखा है। 8वीं मंजिल पर कोई मूर्ति नहीं है। 157 सीढ़ियां हैं, 122 फीट ऊंचा है। ठीक है ना। और 9 मंजिला इमारत है और 24 फीट चौड़ा है। 1857 में इस पर बिजली गिर गई थी, तो महाराणा स्वरूप सिंह ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। आर.बी. व्यास ने विजय स्तंभ को हिंदू प्रतिभा अनुपम निधि की संज्ञा दी है। ठीक है। और कर्नल टॉड ने इसे कुतुब मीनार से भी श्रेष्ठ बताया है। और फर्ग्यूसन ने इसे रोम टार्जन के समान बताया है। किसे? विजय स्तंभ को। याद रखिएगा, किसे बताया है? विजय स्तंभ को बताया है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आता है जैन कीर्ति स्तंभ। ये भी चित्तौड़गढ़ में ही है।
ठीक है, चित्तौड़गढ़ किले में। और इसका निर्माता कौन था? जैन आचार्य जीजा शाह, ठीक है ना। और ये 7 मंजिला इमारत है। जैन कीर्ति स्तंभ अलग है और विजय स्तंभ अलग है, जैसे कीर्ति स्तंभ बोलते हैं, वो 9 मंजिला इमारत है और ये 7 मंजिला। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 75 फीट, और उसकी ऊंचाई कितनी है? 122 फीट है। और ये किसको समर्पित है? प्रथम जैन तीर्थंकर आदिनाथ या ऋषभ देव को। तीर्थंकर कौन है? जैन धर्म में वे व्यक्ति जिन्होंने मोक्ष प्राप्त कर लिया उनको जैन धर्म में क्या कहा जाता है? तीर्थंकर कहा जाता है, ठीक है। और जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए हैं? 24 तीर्थंकर हुए हैं, याद रखिएगा। जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए हैं? 24 तीर्थंकर हुए हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, रणकपुर के जैन मंदिर, इनका निर्माण कब हुआ? 1439 में, ठीक है। ये चौमुखा मंदिर है, पार्श्वनाथ को समर्पित है, पार्श्वनाथ। और निर्माता कौन था? धरणक शाह है। ये क्या है? धरणक शाह है। कौन है ये? धरणक शाह है, ठीक है। और प्रधान शिल्पी कौन है इसका? देपाक है। और ये रणकपुर जैन मंदिर है, आपको पता होगा। और इसमें की खासियत क्या है? इसमें 1444 स्तंभ है। कितने स्तंभ है? 1444 स्तंभ है। तो इसे स्तंभ मंदिर भी कहा जाता है। और ये भी कुंभा के समय की स्थापत्य की एक प्रमुख विशेषता है। अब आता है चंपानेर की संधि। अब देखिए, मालवा के शासक को 1437 ईस्वी में सारंगपुर के युद्ध में कुंभा ने हराया था, और उसने गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन को भी हराया था। अब दोनों एक एक बार कुंभा से हार चुके थे, तो दोनों ने सोचा कि क्यों ना हम मिलकर इसे हराएं। और जब दोनों का मिलन होता है तो इसी का मिलन का नाम क्या है? चंपानेर की संधि 1456 ईस्वी। इसी मिलन का क्या नाम है? 1456 चंपानेर की संधि होती है। 1437 में मालवा के शासक को हराया था, और उसके बाद में गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन को भी हराया था। दोनों को अलग अलग हरा चुका है कुंभा, और दोनों मिलकर लड़ने की सोचते हैं, इसीलिए दोनों का मिलन होता है। और उस मिलन को क्या बोलते हैं? चंपानेर की संधि कहते हैं, ठीक है। तो ये मालवा सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम और गुजरात शासक कुतुबुद्दीन के मध्य 1457, ठीक है ना, शासक के मध्य होती है, कुतुबुद्दीन के मध्य। और 1457 में दोनों ने मेवाड़ पर आक्रमण किया, लेकिन कुंभा को हरा नहीं सके थे, खाली हाथ इन्हें लौटना पड़ा था, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसीलिए तो महाराणा कुंभा को क्या कहा जाता है? हिंदू सुल्तान। मुस्लिम शासकों को हराने के कारण इसे क्या कहा जाता है? हिंदू सुल्तान कहा जाता है। अब आता है कुंभा और नागौर का प्रश्न। नागौर का क्या प्रश्न है? अब देखिए, नागौर का शासक कौन था? फिरोज खान। क्या था? बात को समझिएगा। नागौर का शासक कौन था? फिरोज खान। इसकी मृत्यु हो जाती है 1451-52 में। कब हो जाती है? 1451-52 में इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और फिरोज खान का भाई होता है मुजाहिद खान, और पुत्र होता है शम्स खान, ठीक है। फिरोज खान नागौर का शासक है। अभी तक कुंभा का फिरोज खान का कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, कोई भी लफड़ा नहीं है, ठीक है। इसकी मृत्यु हो जाती है 1451-52 में। अब इसके पीछे 2 व्यक्तियों के नाम याद रखते हैं। एक भाई होता है मुजाहिद खान, किसका भाई है? फिरोज खान का। और एक उसका बेटा होता है, किसका? फिरोज खान का, शम्स खान। शम्स खान पहले शासक बनता है, पिता की मृत्यु के बाद में पुत्र ही शासक बनता है, ये नियम है। लेकिन शम्स खान को क्या करता है? मुजाहिद खान हटा देता है। मुजाहिद खान शम्स खान को हटा करके स्वयं शासक बन जाता है। क्या बन जाता है? स्वयं शासक बन जाता है। तो शम्स खान कहां चला जाता है? कुंभा के पास में चला जाता है कि जनाब आप मेरी मदद कीजिए कि पिता के बाद में पुत्र ही उसका उत्तराधिकारी होता है, लेकिन मेरे चाचा ने मुझे हटा करके स्वयं वो शासक बन गए हैं, सुल्तान बन गए हैं नागौर के। तो कुंभा की सहायता से कुंभा इसकी मदद करता है और इसे क्या करता है? वापस नागौर का शासक बना देता है। क्या करता है? नागौर का शासक बना देता है। और मुजाहिद खान कहां चला जाता है? गुजरात चला जाता है। कहां चला जाता है? गुजरात, सॉरी ये मालवा चला जाता है। ये कहां चला जाता है? मालवा, ठीक है। अब कुंभा की सहायता से शम्स खान राजा बना है। शर्त यह होती है कि वो नागौर की किलेबंदी नहीं करेगा
और नागौर के किले की मरम्मत नहीं करवाएगा। कुंभा ने शर्त रखी, भाई तेरे को राजा बना दूंगा, लेकिन शर्त क्या है, एक तो तुझे मेरे कहने में रहना पड़ेगा, और दूसरी शर्त है कि भाई तू नागौर की किलेबंदी नहीं करेगा और नागौर के किले की मरम्मत नहीं करवाएगा। ये कुंभा ने विश्वास पे दे दिया, लेकिन शम्स खान ने विश्वासघात किया। क्या किया? शम्स खान ने कुंभा से विश्वासघात किया। ठीक है, इस पर कुंभा ने क्या किया, शम्स खान को हटाकर नागौर पर अधिकार कर लिया, और नागौर पर अधिकार कर लिया तो शम्स खान कहां चला गया? गुजरात चला गया। कहां चला गया? गुजरात चला गया था, याद रखिएगा। और गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन को कुंभा के खिलाफ भड़काया, और कुतुबुद्दीन ने गुजरात कुंभा पर आक्रमण किया, लेकिन उसे खाली हाथ लौटना पड़ा, और बाद में मालवा से संधि करके चंपानेर की फिर भी आक्रमण किया, लेकिन फिर भी उन्हें कुछ हाथ नहीं लगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब आता है कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ। कुंभा जितना बड़ा योद्धा था उतना ही बड़ा साहित्य का संरक्षक था, विद्वान था। ठीक है ना, तो इसके प्रमुख ग्रंथ क्या है? पहला एक ग्रंथ है संगीत राज, इसके 5 भाग है। पाठ रत्न कोश, संगीत रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश और रस रत्न कोश। संगीत राज कुंभा द्वारा लिखित एक संगीत ग्रंथ है, और ये 5 भागों में विभाजित है। पाठ रत्न कोश, गीत रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश और रस रत्न कोश। संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर, सूड प्रबंध, क्या है? सूड प्रबंध, ये सब कुंभा के द्वारा रचित है, याद रखिएगा। क्या है? कुंभा के द्वारा ही रचित है। अन्य ग्रंथ में कामराज, काम रतिसार, काम रतिसार, काम शास्त्र पर लिखित टीका है ये। संगीत क्रम दीपिका, संगीत सुधा और नवीन गीत गोविंद, 2 टीकाएं लिखी है। रसिक प्रिया और चंडी शतक की व्याख्या। रसिक प्रिया किस पर है? जयदेव की गीत गोविंद है, इसके ऊपर टीका है, ये याद रखिएगा। ठीक है, जयदेव की गीत गोविंद पर टीका है। कुंभा ने मराठी, कर्नाटी यानी कि कन्नड़ और मेवाड़ी भाषा में 4 नाटक लिखे थे। ठीक है, तो ये क्या है? कुंभा के प्रमुख ग्रंथ हैं, याद रखिएगा। कुंभा ने कई ग्रंथों की रचना की थी। कुंभा की पुत्री का नाम क्या है? रमाबाई। इसकी उपाधि क्या है? वागीश्वरी। और ये भी क्या थी? बहुत बड़ी संगीतज्ञ थी। दरबार में एक लिंग महात्म्य का लेखक कहना व्यास था। कौन था? कहना व्यास। ठीक है, तो देखिए, एक लिंग महात्म्य, इससे भी कुंभा की जानकारी मिलती है। और एक कुंभलगढ़ प्रशस्ति है, पहले बताया मैंने, अत्रि और महेश के द्वारा रचित। और एक लिंग महात्म्य कान्हा व्यास। सारंग व्यास ये संगीताचार्य, कुंभा के संगीत गुरु थे, याद है। संगीताचार्य थे और कुंभा के संगीत गुरु थे कौन? सारंग व्यास। ये भी आपको याद रखना है। मंडन ये कुंभा का प्रमुख शिल्पी था। क्या था? प्रमुख शिल्पी था, कुंभा का प्रधान शिल्पी। ये कुंभा का प्रमुख शिल्पी था। और प्रमुख ग्रंथ क्या है? प्रसाद मंडल, इसमें अध्याय है और मंदिर निर्माण से संबंधित है ये। ठीक है ना, मंदिर निर्माण शैली से संबंधित है। राज वल्लभ मंडन, इसमें 14 अध्याय है और सामान्य नागरिक के आवासीय गृहों से लेकर राजप्रसाद और नगर रचना का वर्णन है। किसमें? राज वल्लभ मंडन में। ठीक है, और रूप मंडन, इसमें 6 अध्याय हैं और ये मूर्ति कला विषयक ग्रंथ है। ये सब किसके हैं? मंडन के। कुंभलगढ़ जो दुर्ग बनाया था, इसका भी वास्तुकार कौन था? मंडन ही था। देवता मूर्ति प्रकरण, देवता मूर्ति प्रकरण यानी कि रूपावतार मंडन भी कहते हैं, इसे 8 अध्याय हैं। वास्तु मंडन, ये वास्तुकला का सविस्तार वर्णन है। क्या है? सविस्तार वर्णन। वास्तुसार और कोदंड मंडन, ये धनुर्विद्या संबंधित है। कोदंड भगवान राम का जो धनुष था उसका नाम है, भगवान राम का जो धनुष था उसका नाम है, याद रखिएगा, कोदंड मंडन। ठीक है ना, तो धनुर्विद्या से संबंधित है। ये सभी किसकी रचनाएं हैं? मंडन की रचनाएं हैं। और आगे शकुन मंडन, शकुन अब शकुन का वर्णन है। वैद्य मंडन, इसमें आयुर्वेद, इसमें विभिन्न व्याधियों के लक्षण, ये आयुर्वेद से संबंधित है और इसमें विभिन्न व्याधियों के लक्षण और उनके निदान के उपाय बताए गए हैं। उपाय
बताए गए हैं। और प्रसाद मंडन ये पहले हो चुका है। अब आता है प्रमुख साहित्यकार कौन कौन थे। टीला भट्ट, कहना व्यास, महेश और अत्रि। ठीक है, नाथा मंडन के भाई थे, याद रखिएगा। नाथा कौन थे, मंडन के भाई थे। और इनका ग्रंथ क्या है, वास्तु मंजरी। गोविंद ये मंडन के पुत्र थे, मंडन ने भी कई ग्रंथ लिखे। इनके भाई नाथा ने कौन सा ग्रंथ लिखा, वास्तु मंजरी। इनका पुत्र है गोविंद। तो उद्धार धोरणी और दीपिका, सार समुच्चय और कला निधि, ये किसके ग्रंथ है, गोविंद के ग्रंथ हैं। याद रखिएगा, किसके ग्रंथ हैं, गोविंद के ग्रंथ हैं। ठीक है, कवि था इनका मेहा, कवि मेहा था। और प्रमुख ग्रंथ है इसका तीर्थमाला। थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, क्या है, तीर्थमाला है। याद रखिएगा, इनका ग्रंथ क्या है, तीर्थमाला। ठीक है ना। और कवि राजा शामल दास के अनुसार मेवाड़ के 84 दुर्गों में से अकेले महाराणा ने 32 दुर्गों का निर्माण करवाया है, कुंभा ने। तो 84 दुर्ग जो है मेवाड़ के, उनमें से 32 दुर्गों का निर्माण किसने करवाया है, महाराणा कुंभा ने करवाया है। याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर कुंभा के प्रमुख दुर्ग कौन कौन से हैं, बसंतगढ़ दुर्ग, ये कहां पर है, सिरोही में। तो निर्माण किसने करवाया, कुंभा ने। कुंभलगढ़ दुर्ग शिल्पी था मंडन, राज संबंध में है। ठीक है ना। तो इसका निर्माण किसने कराया, महाराणा कुंभा ने करवाया था। बैराट दुर्ग बदनौर में और कोलन दुर्ग भीलवाड़ा में, इनका भी निर्माण किसने करवाया था, कुंभा ने करवाया था। बोमट का दुर्ग ये उदयपुर में है, बोमट का दुर्ग भीलों की शक्ति पर नियंत्रण रखने हेतु। ठीक है। और मचान दुर्ग ये मेरों की शक्ति पर नियंत्रण रखने हेतु। अचलगढ़ ये कहां पर है, अबू में है, सिरोही में। तो चित्तौड़ का आधुनिक चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है, चित्तौड़ दुर्ग का आधुनिक निर्माण करता कुंभा था। ठीक है ना। और कुंभा द्वारा सर्पिलाकार, भाई दुर्ग के ऊपर जाने के लिए जो ऐसे ऐसे सर्पिला मार्ग है, ये भी किसने बनाया था, कुंभा ने बनाया था। और वैसे अगर देखा जाए तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग किसने बनाया था, चित्रांगद मौर्य ने बनाया था, चित्रांगद मौर्य ने बनाया था। लेकिन उसका जो वर्तमान रूप देखने को मिलता है, उसका निर्माण किसने करवाया था, कुंभा ने करवाया था। और उस तक पहुंचने का जो मार्ग है वो भी कुंभा ने ही बनाया था। और इसमें एक बात याद रखिए, जो कुंभलगढ़ दुर्ग है इसकी 34 किलोमीटर दीवार है चारों तरफ। कितनी है, 34 किलोमीटर दीवार है। और ये चीन की दीवार के बाद में दुनिया की सबसे लंबी दीवार है, दीवार। ठीक है, चीन की दीवार है, उसके बाद में ये दुनिया की सबसे लंबी दीवार है, कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार। ठीक है। महाराणा के सभी दुर्गों के निर्माण का कार्य अपने विशेषज्ञ शिल्पकर्ता मंडन की सलाह अनुसार करवाया था। ठीक है ना। तो जितने भी दुर्ग बने कुंभा के काल में, अब श्यामल दास कह रहे हैं कवि राजा, उन्होंने क्या कहा है, 84 दुर्गों में से 32 का निर्माण किसने कराया है, कुंभा ने। और जितने भी दुर्ग बने हैं उनका प्रमुख शिल्पकर्ता कौन है, मंडन है, उसकी सलाह के अनुसार करवाए हैं। याद रखिएगा। ठीक है। तो ये पढ़ा हमने किसके बारे में, महाराणा कुंभा के बारे में। अब देखिए, जो कुंभा का अंतिम समय था, क्या था, कुंभा का जो अंतिम समय था, तो महाराणा कुंभा को उन्माद नामक रोग हो गया था। क्या हो गया था, उन्माद नामक रोग हो गया था। यानी कि मानसिक फितुर, अपन कहते हैं मानसिक फितुर नामक रोग हो गया था। ठीक है। और इनको बांध के रखा जाता था। ठीक है। और बाद में इनके पुत्र उदा ने इनकी हत्या कर दी थी। उदा को मेवाड़ का पितृहंता कहा जाता है, मेवाड़ का पितृहंता कहा जाता है। तो इन उदा ने महाराणा कुंभा की हत्या कर दी थी। कब, 1468 ईस्वी में। कब, 1468 ईस्वी में। उदय सिंह भी बोलते हैं, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, उदा, राणा उदा, उदय सिंह। ठीक है। तो उदय सिंह ने महाराणा कुंभा की हत्या कर दी और उन्हें उन्माद नामक रोग हो जाता है अंतिम समय में। और मामा कुंड देव एक जगह है कुंभलगढ़ दुर्ग में, वहीं पर इनकी हत्या कर दी जाती है। ठीक है। तो महाराणा कुंभा राजस्थान के मेवाड़ के महत्वपूर्ण शासक थे, जिन्होंने अपनी उपलब्धियों के द्वारा राजस्थान भारत के इतिहास में अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों से लिखा है। ठीक है। महाराणा कुंभा की विजय जितनी महत्वपूर्ण है,
उनका साहित्य के प्रति लगाव, साहित्यकारों को संरक्षण भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, वास्तुकला के क्षेत्र में उनका योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता है, अविस्मरणीय है। वह 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण करना छोटी बात नहीं। और उनकी जो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि जो शिल्पकला के क्षेत्र में वो है उनका विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ, जो भारतीय वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है। और ऐसी इमारतें रोज रोज नहीं बनती, और एक बनी है जिसे किसने बनाया है? महाराणा कुंभा ने बनाया है। याद रखिएगा, किसने बनाया है? महाराणा कुंभा ने बनाया है विजय स्तंभ। ठीक है, और किसकी याद में बनाया था? सारंगपुर युद्ध को जीतने की विजय में बनाया था महाराणा कुंभा ने। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब महाराणा कुंभा के बारे में इतना ही है आपके, तो तब तक के लिए फिर मिलेंगे अपन एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।